पढ़ चुके होंगे, लेकिन जस्ट फॉर रिविजन पर्पस, उसमें जो हमारा आउटर मोस्ट कोट है दैट इज़ फाइब्रस। इसमें पोस्टीरियर 5/6 जो है दिस इज स्क्लेरा एंड इंटीरियर 1/6 जो है दिस इज कॉर्निया। उसके बाद मिडिल वैस्कुलर कोट होता है, ठीक है। ये हाईली पिगमेंटेड होता है, इसको हम यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, आयरिस, सिलिरी बॉडी एंड कोरोइड। ये जो है यहाँ से यहाँ तक दिस इज आयरिस। सिलिरी बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एंटीरियर उसका 1/3 जो है दैट इज पार्स प्लेकेटा, उसमें सिलिरी प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो लेंस से अटैच्ड होता है, और पोस्टीरियर जो उसका पार्ट है दैट इज पार्स प्लेना। तो ये हो गया सिलिरी बॉडी, और उसके पीछे जो ये जो ग्रीन पार्ट है दिस इज कोरोइड, ठीक। जो इनर मोस्ट हमारी आई की लेयर है दैट इज़ दिन रेटिना, ठीक है, न्यूरल लेयर, ये जो अंदर है। अच्छा, अब ये है कि यूवीआइटिस हमारा टॉपिक है, तो यूवीआइटिस से सिंपली जैसे कि नाम से पता चल रहा है इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। अब इसको क्लासीफाई कैसे करना है? क्लासिफिकेशन के इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो बेस्ड ऑन एनाटमी है। ये बहुत सिंपल है, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। एंटीरियर में अगर आयरिस इन्वॉल्व होता है और सिलिरी बॉडी का पास प्लेकेटा वाला पार्ट, यानी आयरिस आयराइटिस है या आयरिडोसाइक्लाइटिस है, तो दिस इज एंटीरियर यूवियाइटिस। अगर पार्स प्लेना वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है तो दिस इज साइक्लाइटिस, साइक्लाइटिस इसको कहते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट यूवियाइटिस भी यही चीज़ है। और अगर कोरोइड इन्वॉल्व होता है, कोरोइडाइटिस है, तो दिस इज पोस्टीरियर यूवियाइटिस। अच्छा, एक चीज़ जतोई में नहीं दी हुई लेकिन एमसीक्यूज़ में इस तरीके से आ सकता है कि एंटीरियर यूवाइटिस जब हो रहा है, एंटीरियर यूवाइटिस आपका जब हो रहा है तो उसमें जो आपकी मेन साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है वो एंटीरियर चेम्बर होता है। ये जो आपका पार्ट है यहाँ पे सारी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी आपको मिलेगी। और जब इंटरमीडिएट यूवाइटिस होता है तो इसमें मेन साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन ये विट्रस कैविटी होती है, ठीक है। यहाँ पे सारी मेन आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगी। ये चीज़ मैंने लिखी हुई भी है यहाँ पर, ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, एंटीरियर यूवियाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूवियाइटिस है। फिर एक टर्मिनोलॉजी है पैन यूवियाइटिस, उसमें आपका पूरा यूवियल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा, यानी आयरिस, सिलिरी बॉडी, कोरोइड, सबका सब इन्वॉल्व है। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑनसेट अगर इसे क्लासीफाई करें तो एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है। एक्यूट में सिंपली सडन ऑनसेट होता है, विद इन आवर्स का या कुछ डेज़ के सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है, और उसमें जब आप ट्रीट करते हैं तो लिमिटेड ड्यूरेशन का होता है, मतलब ट्रीट हो जाता है और कुछ दिनों में रिजॉल्व हो जाता है। जबकि क्रॉनिक में क्या होता है कि वो ग्रेजुअली पेशेंट प्रेजेंट करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स जो है उसको सिम्टम्स डेवलप होते हैं, और ये परसिस्ट करता है फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स वाली जो बात है ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आ सकती है, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन एथियोलॉजी है, उसमें इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस और मैस्करेड। इन्फेक्शियस तो सिंपली बैक्टीरियल हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, सिफिलिस है, और भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स, लेकिन मोस्ट कॉमन ये दो भी पता हो तो काफ़ी हैं। फिर वायरल हो सकता है जैसे हर्पीस ज़ोस्टर है, फंगल हो सकता है जैसे कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा है, पैरासिटिक में मोस्ट कॉमन हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। नॉन इन्फेक्शियस में बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर 2-3 याद हो तो दैट वुड बी क्वाइट एनफ। उसमें HLA-B27 एसोसिएटेड है, वेशिट है, सार्कोइडोसिस है, ठीक। फिर आ जाता है मैस्करेड। मैस्करेड का लिटरल मतलब होता है हिडन, जैसे आप लोगों का जो एनुअल वीक होता है उसमें मैस्करेड पार्टीज़ होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक्चुअल प्रोसेस कुछ और हो रहा होता है आँख में, और वो मैनिफेस्ट एज यूवियाइटिस करता है। जैसे बच्चों में जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो समटाइम्स एज यूवियाइटिस प्रेजेंट करता है। जब उसको एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली पीछे तो एक ट्यूमर है जो सिम्टम्स यूवियाइटिस वाले दे रहा है, तो उसको फिर मैस्करेड यूवियाइटिस कहते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी इट्स ग्रैन्युलोमैटस या नॉन ग्रैन्युलोमैटस। ग्रैन्युलोमैटस वही जो हमने सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं, और नॉन ग्रैन्युलोमैटस में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, एंटीरियर यूवियाइटिस में एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस है क्रॉनिक, इन दोनों को थोड़ा अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है।
मोस्ट कॉमन यूवेइटिस तीनों टाइप्स में से हमने कहा था एंटीरियर है। एंटीरियर में से भी जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस की है। इसमें सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन 3 याद रहने चाहिए वो पेनफुल रेड आई और डिक्रीज्ड विजन। ठीक है, अब रेड आई के जो हम पूरी आई आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें कंजंक्टिवाइटिस में भी होती है, केराटाइटिस में भी होती है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा में भी होती है, और भी चीज़ों में होती है। वो सब पेनफुल रेड आई के साथ आते हैं और डिक्रीज्ड विजन भी उनमें होती है। तो लेकिन जब आप बाकी सारी चीज़ें देखते हैं तो उससे फिर आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या पेशेंट को प्रॉब्लम है। ठीक है, और जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो लैक्रिमेशन या एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स ये वाला इशू तो हो ही सकता है साथ। ठीक है, तो अगर बाकी चीज़ें ना भी याद रहें तो पेन, रेडनेस, डिक्रीज विजन ये याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम साइंस पे। अच्छा, सिम्टम्स और साइंस का डिफरेंस तो आप लोगों को पता होगा कि सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट जिसके साथ आता है जो कहता है कि ये मुझे कंप्लेन है, और साइंस वो हैं जो क्लिनिकली एग्जामिनेशन के बाद आप खुद पिक करते हैं। ठीक है, साइंस में सबसे पहले हमारे पास है रिड्यूस्ड विजन एक्विटी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि डिक्रीज विजन के जब सिम्टम है तो ऑब्वियसली असेसमेंट पे फिर विजन आपको कमी मिलेगी। फिर आ जाता है सिलिरी इंजेक्शन या सिलिरी फ्लश। ये क्या चीज़ है? ये पिक्चर अगर आप देखो तो इसमें पूरा कंप्लीट कंजंक्टिवा रेड नहीं है, सिर्फ कॉर्निया के अराउंड सर्कम कॉर्नियल हाइपरीमिया है, या बिल्कुल आप बोलो कि लिम्बल के एडजेसेंट एरिया में हाइपरेमिक हो रहा है। इसके बिल्कुल अंडर नीथ ही होती है ना सिलिरी बॉडी, तो इस पर्टिकुलर साइन को सिलिरी फ्लश या सिलिरी इंजेक्शन कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिकली एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस में ही मिलेगा। क्रॉनिक यूवेइटिस जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये साइन नहीं होता। दूसरा हमारा जो है वो है केरेटिक प्रेसिपिटेट्स। अब केरेटिक प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? दे आर इन्फ्लेमेटरी सेल्स डिपॉजिटेड ऑन कॉर्नियल एंडोथीलियम। कॉर्निया के चैप्टर में आपने देखा होगा कि 5 लेयर्स होती हैं कॉर्निया की, तो उसकी जो इनरमोस्ट लेयर है दैट इज़ एंडोथीलियम। अब एंडोथीलियम पे अगर आके इन्फ्लेमेटरी सेल्स डिपॉजिट हो जाएं इस तरीके से, तो इनको हम केरेटिक प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डिपोजिशन है ये किसी पर्टिकुलर एरिया, जैसे यहाँ पे इंफीरियर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे भी हो सकती है, डिफ्यूजली भी हो सकता है, साइज इनका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, बिल्कुल कलरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो भी हो बोलेंगे इसको केरेटिक प्रेसिपिटेट। फिर हमारे पास साइन है एक्वस फ्लेयर। एक्वस फ्लेयर का क्या मतलब है कि प्रोटीन होगी इन एंटीरियर चेंबर ड्यू टू ब्लड एक्वस बैरियर ब्रेक डाउन। इसका क्या मतलब है कि जैसे इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे वैसे ये कुछ और चीज़ दिखाने के लिए पिक्चर डाली थी, लेकिन इसमें अगर आप स्टिल देखें तो एंटीरियर चेंबर क्लियर है और आइरिस हमें बिल्कुल क्लियर डिटेल्स इसकी पता चल रही हैं। अगर एंटीरियर चेंबर के अंदर फ्लेयर होगा तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक हेज़ सा मिलेगा। ठीक है, और उस हेज़ की वजह से आइरिस की डिटेल्स आपको इतनी क्लियरली पता नहीं चलेंगी। तो वो जो हेज़ होता है उसको एक्वस फ्लेयर कहते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना एक बात टॉपिक से डायरेक्टली रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि ब्लड एक्वस बैरियर क्या होता है और ब्लड रेटिनल बैरियर क्या होता है। तो ब्लड एक्वस बैरियर ब्रीफली जो है दो चीज़ों से बनता है कि आइरिस की स्ट्रोमा के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके जो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान टाइट जंक्शंस हैं उससे बनता है, और जो पार्स प्लेना की नॉन पेगमेंटेड सिलिरी एपिथेलियम है उनके सेल्स के बीच में जो टाइट जंक्शंस है उससे बनता है। ठीक है, इस तरीके से जो ब्लड रेटिनल बैरियर है उसमें जो आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर है वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के सेल्स के बीच में जो टाइट जंक्शंस है उससे बनता है, और जो इनर ब्लड रेटिनल बैरियर है वो रेटिनल कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो टाइट जंक्शंस है उससे बनता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं एक्वस सेल्स पे। ये क्या है कि जब प्रोटीन बेसिकली जो एक्वस फ्लेयर एसी के अंदर मौजूद है एंटीरियर चेंबर के अंदर, उसकी वजह से एक स्टिकी सा वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है, तो दैट अट्रैक्ट्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आपके ब्लड से ही आने हैं। ठीक है, अब इन सेल्स को हम ग्रेड करते हैं, और ग्रेडिंग के हिसाब से इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि डिजीज़ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक दफ़ा आपने पेशेंट देखा उसका ग्रेड कुछ और था, नेक्स्ट फॉलोअप पे देखा तो आप एक्चुअली वो सेल्स को काउंट करते हैं कि वो डिक्रीज़ हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है पेशेंट या नहीं। सेल्स नज़र कैसे आते हैं इसकी, जैसे कभी आपने देखा होगा कि कमरे में सनलाइट आ रही होती है तो सनलाइट के अगेंस्ट डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए पता चल रहे होते हैं।
जिस तरह डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए पता चल रहे होते हैं ना, एग्जैक्टली इसी तरीके से स्लिट लैम्प पे हाई मैग्नीफिकेशन में जब हम देखते हैं तो सेल्स भी उसी तरीके से फ्लोट करते हुए पता चल रहे होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम हाइपोपियन पे। हाइपोपियन का लिटरल मतलब तो ये है कि पास इन दी एंटीरियर चेंबर, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो दे सेटल डाउन एंड मेक अ हॉरिजॉन्टल लेवल इन दी एंटीरियर चेंबर। ये जो येलोइश सा नज़र आ रहा है ना, ये हाइपोपियन है। तो दिस इज़ बेसिकली दी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एक्वस सेल्स। फिर आ जाता है फिब्रिनस एक्सीडेट। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोटीन आई है, फ्लेयर जो एसी में है, वही फ्लेयर जब थोड़ा ऑर्गेनाइज होकर मेम्ब्रेन्स सॉर्ट ऑफ बना ले तो उसको फिब्रिनस एक्सीडेट कहते हैं। और ये जो HLA-B27 एसोसिएटेड यूवीआइटिस हैं उसमें पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा साइन मायोसिस। मायोसिस का मतलब कंस्ट्रक्ट होना होता है प्यूपिल का, मिड्रियासिस का मतलब डायलेट होना होता है। तो यूवीआइटिस में क्या होता है कि जो स्फिंक्टर प्यूपिली मसल है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन वो स्पैज़म में जाता है एंड दैट स्पैज़म रिजल्ट्स इन अ मायोटिक प्यूपिल। ठीक है, फिर है हमारी फाइंडिंग पोस्टीरियर साइनिकी। साइनिकी का लिटरल मतलब क्या है कि एडहेशन होनी है। अगर एडहेशन हो रही है आइरिस और कॉर्निया के बीच में तो उसको एंटीरियर साइनिकी कहते हैं, और अगर आइरिस और लेंस के बीच में हो रही है तो उसको पोस्टीरियर साइनिकी कहते हैं। इस पिक्चर में यहाँ देखें, एक तो प्यूपिल इरेगुलर है। अदर देन दैट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये थोड़ा डार्क ब्राउन सा जो कलर नज़र आ रहा है ना प्यूपिलरी मार्जिन पे, ये एक्चुअली आइरिस आपका एडहेयर हुआ है अंडरलाइन लेंस से। जो ग्रेश ह्यू है पीछे, दिस इज़ लेंस। ठीक है, तो ये लेंस के साथ एडहेयर हुआ है, तो ये आपके पोस्टीरियर साइनिकी है। इनफैक्ट थोड़ा गौर से देखो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फील होता है कि शायद यहाँ भी एडहेरेंस है। ठीक है, फिर आ जाता है एंटीरियर विट्रस सेल्स। अब बात तो हम एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस की कर रहे हैं, तो विट्रस में सेल्स क्यों मौजूद हैं? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि एनाटॉमिक कंटिन्यूटी तो है एंटीरियर और पोस्टीरियर विट्रस कैविटी में। तो जब भी इन्फ्लेमेटरी एक जगह इन्फ्लेमेशन होगी तो स्पिल ओवर होकर सेल्स पोस्टीरियरली विट्रस कैविटी में भी जा सकते हैं। इसी तरीके से जब एक्चुअली विट्राइटिस होता है, इंटरमीडिएट यूवेटिस होता है, विट्रस कैविटी के अंदर सेल्स होते हैं, तो वो स्पिल ओवर होकर कुछ ना कुछ एंटीरियर चेंबर में भी आ जाते हैं। पता कैसे चलता है कि प्राइमरीली पेशेंट को एंटीरियर यूवीआइटिस है या इंटरमीडिएट यूवीआइटिस है? तो वैसे पता चलता है कि ज़्यादा सेल्स किस जगह पर हैं। ज़्यादा सेल्स अगर विट्रस में हैं तो हम कहेंगे विट्राइटिस है प्राइमरीली और स्पिल ओवर होकर आ गया है, और अगर ज़्यादा सेल्स एंटीरियर चेंबर में हैं तो हम कहेंगे कि एंटीरियर यूवीआइटिस है और स्पिल ओवर होकर पीछे गए हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फाइंडिंग है आईओपी की। आईओपी में ये है कि आईओपी नॉर्मल भी हो सकता है, रेस्ड हो सकता है। रेस्ड होने के मल्टीपल मैकेनिज़म्स हैं, लेकिन जो इसमें मोस्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल मैकेनिज़्म है वो ये है कि जो आपका इन्फ्लेमेटरी सेल्स और डेब्री हैं वो सब कुछ जाके जो है आपका ट्रेडिकुलर मेशवर्क को ब्लॉक कर दे, तो उस वजह से आईओपी आपका रेज हो जाए। लो भी हो सकता है। लो का क्या रीज़न होगा कि जो है सिलियरी बॉडी जब इन्फ्लेम्ड होती है तो वो शट डाउन में चली जाती है। अब सिलियरी बॉडी ने ही एक्वस प्रोड्यूस करना है, अगर वो एक्वस प्रोड्यूस करना बंद कर देगी तो ऑब्वियसली आपका आईओपी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो सारे साइंस हैं, इनका काफ़ी हद तक ये रटा हुआ भी होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि इन सारे साइंस का मतलब क्या है। ठीक है, फिर आ जाते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस पे। ये मैंने पहले ही रेड आई के रेफरेंस से बताया है कि एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है, वो भी पेनफुल रेड आई विद डिक्रीज विजन के साथ आता है। फिर एक्यूट केराटाइटिस है तो वो भी ऐसे ही प्रेजेंट कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रॉनिक एंटीरियर यूवेटिस पर। एक तो ये बात है कि एंटीरियर यूवेटिस के जो टाइप्स हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक, उसमें ये लेस कॉमन टाइप है, एक्यूट ज़्यादा कॉमन है, वो मैंने पहले भी बताया। फिर ये कि आई इज़ यूजुअली वाइट, ये वाली बात भी मैंने पहले बताई है कि सिलियरी फ्लैश जो मिलता है वो एक्यूट में मिलता है, क्रॉनिक में यूजुअली आई वाइट होती है। इसी वजह से क्या होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट जब तक के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होती। कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने पे पेशेंट की विजन कम होती है तो वो हमारे पास आता है, उससे पहले वो एसिम्प्टोमेटिक होता है तो ये पिक ही नहीं होता कि इसको चल रहा था प्रोसेस। ठीक है, बाकी जो साइंस हैं उसके सेल्स वगैरह, साइनिकी वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। फिर एक फाइंडिंग है इसमें आइरिस नोड्यूल्स। आइरिस नोड्यूल्स चूँकि बनने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए वो एक्यूट में नहीं मिलते और क्रॉनिक में ही मिलते हैं। अब एक्चुअली होते क्या हैं? ये होते हैं एग्रीगेट्स ऑफ एपिथेलियोइड सेल्स एंड मोनोन्यूक्लियर सेल्स। नज़र किस तरह के आते हैं? ये देखो,
प्यूपिलरी मार्जिन पे जैसे बिल्कुल नोड्यूल से बने हुए हैं। ये जो प्यूपिलरी मार्जिन पे हैं इनको कोपी नोड्यूल्स कहते हैं, और जो ये आइरिस सरफेस पे होते हैं इनको बसाका नोड्यूल्स कहते हैं। कोपी नोड्यूल्स का ये है कि ये ग्रैन्युलोमेटस नॉन ग्रैन्युलोमेटस दोनों में हो सकते हैं, जबकि जो बसाका हैं वो स्पेसिफिकली ग्रैन्युलोमेटस यूवियाइटिस में ही मिलते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटीरियर यूवियाइटिस पे। इसमें ये है कि सबसे क्रॉनिक जब चलता है तो उसकी वजह से बैंड केरेटोपैथी हो सकती है। ये शायद आप लोगों ने कॉर्निया के चैप्टर में भी पढ़ा होगा। बैंड केरेटोपैथी क्या होती है कि जो आपका इंटरपेल्विब्रल रीजन है, यानी दोनों लट्स के बीच का जो कॉर्निया का पार्ट बनता है, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बैंड बन जाता है कॉर्निया पे, वाइटिश सा। ठीक है, होती एक्चुअली कैल्शियम डिपोजिशन है। तो किसी भी पेशेंट को जब लॉन्ग टर्म यूवियाइटिस रहता है तो बैंड केरेटोपैथी उसको हो सकती है। ठीक है, फिर कैटरेक्ट हो सकता है। कैटरेक्ट तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इनफैक्ट लेंस जो है वो आई का ऐसा सेंसिटिव पार्ट है कि कुछ भी आई में प्रोसेस चल रहा हो, डिजीज़ प्रोसेस, कैटरेक्ट बंदे को हो ही सकता है। ठीक है, फिर ग्लोकोमा। ग्लोकोमा मैंने पहले ही बताया कि उसके मल्टीपल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस जाके ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक करते हैं। फिर है सिस्टॉइड मैक्युलर एडीमा। अब इसमें यह है कि एंटीरियर यूवियाइटिस हो तो एंटीरियरली रहा है, मैक्युलर तो बिल्कुल पीछे है, तो उसमें क्यों जाके एडीमा हो रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक जगह पे हो रहा है, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं वो तो आई में पीछे भी जा सकते हैं, तो वो जाके पीछे इन्फ्लेमेशन करा के एडीमा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी खासी कॉमन फाइंडिंग होती है। फिर है थाइसिस बिल्बाई। थाइसिस बिल्बाई का मतलब ये होता है कि आई बिल्कुल श्रिंक हो गई है और डिसऑर्गेनाइज्ड उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका रीज़न क्या होता है कि मैंने पहले बताया था कि इन्फ्लेमेशन की वजह से सिलिरी बॉडी समटाइम्स शट डाउन में चली जाती है। अब सिलिरी बॉडी जो शट डाउन में जाती है, तो ऐसे देखो जैसे फॉर एग्जांपल बलून होता है, बलून के अंदर एयर होती है तो वो अपनी शेप मेंटेन करता है, एयर निकाल दो तो बिल्कुल फुस हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारी आई है वो अंदर जो एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, जो आईओपी है हमारा बेसिकली, उसकी वजह से शेप मेंटेन है। अगर अंदर से वो सब कुछ निकाल दोगे तो उसकी शेप नहीं रहेगी। तो जब सिलिरी बॉडी एक्वस प्रोड्यूस करना बंद कर देगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आई थाइसिकल हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन को थाइसिस बिल्बाई कहते हैं। तो ये 5 जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। अब इन्वेस्टिगेशंस याद करने की अच्छी बात यह है कि यूवियाइटिस एंटीरियर हो, इंटरमीडिएट हो, पोस्टीरियर हो, अलग अलग रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली एक ही प्रोटोकॉल फॉलो होता है, एक ही जैसी इन्वेस्टिगेशन जो हमने करानी है, इसलिए क्योंकि रफली कॉजेज़ जो हैं इनके वो ओवरलैप करते हैं। तो सबसे पहले क्या कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें कोई भी इन्फेक्शन होगी TLC रेज्ड मिल जाएगा। यूज़ोनोफिलिया होगा, हमें पता चलेगा कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है। समटाइम्स ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास में यूवियाइटिस होता है, तो उसमें भी TLC में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, फिर होता है ESR और C एक्टिव प्रोटीन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी में होगा किसी भी तरह का, तो ये दोनों चीज़ें रेज्ड मिलती हैं। ठीक है, तो आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है। फिर सिफिलिस सेरोलॉजी। तो सिफिलिस जो है एक अच्छा खासा कॉमन कॉज है ऑफ इन्फेक्शियस यूवियाइटिस, इसलिए ये कराते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस सेरोलॉजी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज़ ऑल्सो क्वाइट अ कॉमन कॉज, इसलिए ये कराते हैं। फिर TB के टेस्ट्स हैं। TB के टेस्ट, स्किन टेस्ट, जो ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट था वो तो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी बताने के लिए एग्ज़ाम में बताना होता है। इसके अलावा फिर हमारे पास आइग्रा है, चेस्ट एक्सरे है। ठीक है, ये कराने। ये सारे टेस्ट तो यूवियाइटिस के हर पेशेंट में होते ही हैं। अगर ये सब नॉर्मल आते हैं, कुछ भी पिक नहीं होता कॉज, तो फिर थोड़े से एक्सटेंसिव मज़ीद टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लेवल्स कराए जाते हैं, ये सार्कोइडोसिस में रेज्ड होते हैं। फिर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ कराई जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं उसमें ये रेज्ड हो सकता है। फिर HLA टिश्यू टाइपिंग कराई जाती है, इसलिए कराई जाती है क्योंकि एक तो HLA-B27 एसोसिएटेड यूवियाइटिस है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ यूवियाइटिस हैं जिसमें पर्टिकुलर HLA टाइप्स जो हैं वो आपको पॉजिटिव मिलती हैं, तो ये भी कराया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में ये है कि सबसे पहले साइक्लोपेजिक्स। साइक्लोपेजिक्स क्या करते हैं कि जाके आपके प्यूपिल को डायलेट कराते हैं और सिलरी बॉडी को पैरालाइज कराते हैं। इससे होता क्या है, हमने पीछे बात की थी पोस्टीरियर साइनिकी की, विच वाज क्या था वो कि आइरिस और लेंस के बीच में एडहेशन। हम नहीं चाहते कि पोस्टीरियर साइनिकी बने। क्यों नहीं चाहते, क्योंकि अगर पोस्टीरियर साइनिकी बन जाएंगे तो पोस्टीरियर चेंबर से जो एंटीरियर चेंबर में एक्वस का फ्लो है वो अफेक्ट होगा। वो अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली आईओपी बढ़ेगा।
और एनाटमी पूरी डिस्टॉर्ट होगी, तो हम नहीं चाहते साइनिकी बने। तो साइनिकी ना बनने का तरीका ये है कि प्यूपिल को आप कॉन्स्टेंटली मूव करते रहें, डायलेट हो, कंस्ट्रिक्ट हो। तो जब हम शॉर्ट एक्टिंग जैसे 24 आवर्स के एक्शन वाला साइक्लोपेंटोलेट देते हैं तो वो डायलेट होता है, फिर जब एक्शन ख़त्म होता है फिर कंस्ट्रिक्ट, डायलेट, कंस्ट्रिक्ट, तो वह किसी एक पोजीशन में फिक्स नहीं रहता। इसकी वजह से पोस्टीरियर साइनिकी डेवलप ही नहीं होते। और अगर किसी पेशेंट के बन चुके हैं, जनरली यूवेइटिस में मायोटिक प्यूपल होता है ना, तो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में अगर किसी के बन भी गए हैं, उसको आप साइक्लोफिजिक्स दे दो तो वो ब्रेक हो जाते हैं, बशर्त ये कि वो अर्ली फेज में आ जाए। लॉन्ग टर्म जिसके रहे हों स्टील साइनिकी, वो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइक्लोफिजिक्स से। ठीक है, पहला तो हमारा मकसद ये है कि प्रिवेंट करना है और ब्रेक करना है पोस्टीरियर साइनिकी को। दूसरा क्या है कि प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल और सिलरी मसल, इन दोनों के स्पैज़म को रिलीव करता है। फिर स्पैज़म की वजह से ही बेसिकली यूवेइटिस में पेन हो रहा होता है। तो अगर ये स्पैज़म रिलीव हो जाता है तो पेशेंट का पेन रिलीव हो जाएगा। तो अगर आप यूवेइटिस की सारी ट्रीटमेंट दे देते हैं और साइक्लोप्लेजिक्स फॉर सम रीज़न भूल जाते हैं, तो दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो साइक्लोप्लेजिक्स ज़रूर देने हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से, ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज़ में। साइक्लोपेंटोलेट 24 आवर्स का है, होमेट्रोपिन 1 वीक का एक्शन है, एट्रोपिन 2 वीक्स का एक्शन है। इसमें प्रैक्टिकली जो हम क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं वो साइक्लोपेंटोलेट और एट्रोपिन यूज़ कर रहे होते हैं। होमेट्रोपिन कभी मैंने देखा नहीं यूज़ होते हुए, लेकिन बुकिश बात है तो पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट में आता है टॉपिकल स्टीरॉइड्स। अब टॉपिकल स्टीरॉइड्स जो हैं वो हाई पोटेंसी जैसे प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन भी हो सकता है, और लो पोटेंसी जैसे लोटिप्रेडनोल और फ्लोरामेथालोन भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें ये है कि अब पेशेंट की डिजीज़ एक्टिविटी के हिसाब से डोजिंग करनी है। अगर उसकी बहुत सिवियर डिजीज़ है तो उसको आप आर्ली प्रिस्क्राइब करते हैं कि हर घंटे बाद आपको एक ड्रॉप डाल लें, और अगर लो डिजीज़ एक्टिविटी है और आप मेंटेनेंस रेजीम पे रखना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म आपने देना है, तो आप वंस डेली ड्रॉप इन करा दें। जो भी बहरहाल उसकी है डिजीज़ एक्टिविटी, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। फिर पता होनी चाहिए टॉपिकल स्टीरॉइड्स की कॉम्प्लिकेशंस। इसमें मैंने कैटरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन कैटरेक्ट टॉपिकल स्टीरॉइड से इतना ज़्यादा नहीं होता। ओरल स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म लिए जाएँ तो उससे ज़्यादा होता है। ठीक है। ग्लोकोमा तो बहुत कॉमन है कि टॉपिकल स्टीरॉइड्स जो लॉन्ग टर्म लेते हैं उसमें ग्लोकोमा हो सकता है। ठीक है। फिर आ जाता है कॉर्नियल मेल्टिंग। ये बहुत कॉमनली देखने में आता है कि हम क्लिनिक्स में हमारी कोशिश होती है कि हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स ना प्रिस्क्राइब करें, और अगर किसी कंडीशन में करना पड़ भी रहा हो तो स्पेसिफिकली काउंसिल करते हैं पेशेंट को कि आपने इतने टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। लेकिन हमारी पॉपुलेशन में क्या होता है कि एक पेशेंट ने ड्रॉप यूज़ किया, ठीक हो गया, घर में उसने फ्रिज में रख दिया। अब घर में जिसकी भी किसी भी वजह से आँख ख़राब हुई, उसने पकड़ के एग्जैक्टली वही ड्रॉप दोबारा यूज़ कर दिया। तो होता क्या है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनजुडिशियस यूज़ ऑफ टॉपिकल स्टीरॉइड्स कैन लीड टू कॉर्नियल मेल्टिंग, परफोरेट करा सकता है वाई को। ठीक है। तो ये बहुत कॉशियसली यूज़ करना होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या है कि सेकेंडरी वायरल और फंगल इन्फेक्शंस डेवलप भी कर सकता है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं तो वो फ्लेयर अप हो सकती हैं, तो वो देख के देना होता है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास सब कंजंक्टाइवल स्टीरॉइड। सब कंजंक्टाइवल स्टीरॉइड का ये है कि इनिशियली तो हमने ये साइक्लोप्लेजिक्स और टॉपिकल स्टीरॉइड्स ही देने हैं, लेकिन अगर किसी का यूवेइटिस बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव है, वो टॉपिकल से कंट्रोल नहीं हो रहा, या पेशेंट की कंप्लायंस सही नहीं है, टॉपिकल स्टीरॉइड्स को नहीं फ़ायदा हो रहा, तो इन दैट केस आप सब कंजंक्टाइवली इंजेक्ट कर सकते हैं। सब कंजंक्टाइवल से भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास स्टीरोसेप्टेनॉन है, वो दे सकते हैं। स्टीरोसेप्टेनॉन बेसिकली आपके ऑर्बिट में जाके इंजेक्ट होता है इंजेक्शन। ठीक है। इसकी फिर डोज आपकी जितोई में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। 1 ml का पूरा इंजेक्शन लगता है, उसमें 40 mg स्टीरॉइड होता है। ठीक है। फिर इंट्रावेट्रल स्टीरॉइड का ये है कि अगर किसी को इंटरमीडिएट यूवेइटिस है तो टॉपिकल स्टीरॉइड्स तो उसके पेनिट्रेट करके वहाँ तक नहीं जाएंगे ना विट्रस कैविटी तक, तो फिर उसको हम डायरेक्ट विट्रस कैविटी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं स्टीरॉइड्स। तो उसमें जो देते हैं वो ट्राइएम्सिनोलोन दिया जाता है, और वो 4 mg पर 0.1 ml होता है। अब ये जो डोजेजेस है ना, ये याद होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर आपने गलती से बोल दिया 4 mg पर 1 ml, तो एग्जामिनर ने वहीं पे जो है ना बड़ा बुरा इंप्रेशन आपका ले लें, इसलिए क्योंकि विट्रस कैविटी का ओवरऑल वॉल्यूम ही 4 ml होता है। ठीक है। और 4 ml में आप 1 ml इंजेक्ट नहीं कर सकते, इतना सा स्मॉल अमाउंट ही इंजेक्ट करना है, अदरवाइज़ IOP बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास सिस्टमिक स्टीरॉइड्स। सिस्टमिक स्टीरॉइड्स ये है कि अगर किसी को बायलैटरल यूवेइटिस है और वो नहीं इम्प्रूव हो रहा,
ठीक है, तो उसको ओरल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। इसी तरीके से ओरल एनसिड्स दे सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स का ये है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म जो है स्टीरॉइड्स देने हैं, तो स्टीरॉइड्स, ओरल स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म देने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो फिर हम उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव्स पे शिफ्ट कर देते हैं। उसमें मल्टीपल है, साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, अज़ाथायोप्रीन है, मीथोट्रेक्सेट है। वो डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डिजीज़ प्रोसेस उस हिसाब से फिर एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम इंटरमीडिएट यूवेइटिस पे। इंटरमीडिएट यूवेइटिस में ये 5 कॉजेज़ जो हैं ये याद होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये याद हों। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सार्कोइडोसिस है, लाइम डिजीज़ है, सिफिलिस है, टीबी है, इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक जब होता है और कोई कॉज नहीं बनता इंटरमीडिएट यूवेइटिस का, तो उसको हम पर्टिकुलरली पार्स प्लेनाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके सिम्टम्स में पेनफुल रेड आई वो वाली चीज़ नहीं होगी। इसके सिम्टम्स में प्रेजेंट करता है पेशेंट विथ फ्लोटर्स। फ्लोटर्स क्यों? क्योंकि इसमें विट्रस कैविटी में इन्फ्लेमेशन होगी ना, वहाँ पे सेल्स होंगे, तो वो जो सेल्स जब फ्लोट करते हैं ना विट्रस कैविटी में, तो पेशेंट को इंप्रेशन ऐसा मिलता है जैसे मेरी आँख के सामने कुछ मक्खी या मच्छर हिल रहा है, तो उसको फिर वो एज फ्लोटर्स बोल के आते हैं पेशेंट्स। ठीक है, तो फ्लोटर्स और डिक्रीज्ड विजन ये इनकी मेन कंप्लेन है। अच्छा, फाइंडिंग्स, साइंस जो इसके हैं, इसमें विट्रस सेल्स मिलेंगे। विट्रस सेल्स की भी उसी एग्जैक्टली एसी सेल्स की तरह ग्रेडिंग की जाती है और हर फॉलोअप पे देखा जाता है कि सेल्स कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, फिर आ जाती हैं हमारे पास स्नोबॉल्स। स्नोबॉल्स क्या हैं कि कलेक्शंस ऑफ इन, एक सेकेंड पॉज कीजिएगा आप लोग ज़रा। एक्चुअली मैं आप लोगों की डिजिटल लाइब्रेरी में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ बैकग्राउंड में काफ़ी शोर था, तो इसलिए मैंने पॉज किया था थोड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए। चले, हम आ रहे थे इसके साइंस पे, इंटरमीडिएट यूवेइटिस के। तो इसमें हमारे पास सेकंड साइन है स्नोबॉल्स। स्नोबॉल्स क्या होता है? दैट इज़ कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इस तरीके से विट्रस कैविटी में वाइटिस से सेल्स नज़र, मतलब फोकाए नज़र आते हैं फ्लोट करते हुए। ठीक है, तो ये स्नोबॉल्स होती हैं। फिर एक साइन हमारे पास स्नो बैंकिंग। स्नो बैंकिंग का क्या मतलब है? एक्सीडेटिव प्लैक होता है एक इन्फीरियरली इन द विट्रस कैविटी, इसको स्नो बैंकिंग कहते हैं। फिर आ जाता है पेरीफ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब है कि वेन्स जो हैं, जो रेटिनल वेन्स हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो इसमें हो मिलता क्या, साइन क्या बनता है कि रेटिनल वेन्स के अराउंड एक वाइट सी शीट बन जाती है, उसको वीनस शीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली है तो ये इंटरमीडिएट यूवेइटिस, लेकिन लगा तो विट्रस कैविटी के साथ ही हुआ है ना रेटिना, तो उसको भी वो सेकेंडरीली इफेक्ट कर रहा है और उसमें आज सेकेंडरी फाइंडिंग वीनस शीटिंग या पेरीफ्लेबाइटिस मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वही जो 5 कॉम्प्लिकेशंस मैंने इंटीरियर यूवेइटिस की बताई हैं वो तो हैं ही। उसके अलावा रेटिनल न्यूवास्कुलराइजेशन हो सकती है। न्यूवास्कुलराइजेशन क्यों होगी? क्योंकि ये जो पेरीफ्लेबाइटिस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है ना अराउंड द वेन्स, ये इन्फ्लेमेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये वेन्स को ऑक्लूड कर देती है। वेन्स को ऑक्लूड करने का क्या मतलब है कि उस एरिया की ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वहाँ पे इस्कीमिक एरिया हो जाएगा, और इस्कीमिक एरिया जहाँ भी होता है वहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं कि हमें न्यू वेसल्स डेवलप करनी है, तो वहाँ पे न्यू वेसल्स बन जाती हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। अब न्यूवास्कुलराइजेशन की वजह से फिर क्या है कि वो अगर ब्लीड करती हैं तो विट्रस हेमरेज हो सकता है, और अगर वो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट भी करा सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। अब इसके ट्रीटमेंट में जो हमने पीछे पूरी लिस्ट पढ़ी है, उसमें से जो साइक्लोप्लेजिक्स हैं, और साइक्लोप्लेजिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें तो किसी बॉडी का डायरेक्ट स्पाज़म उस तरीके से हो ही नहीं रहा। ठीक है, फिर दूसरा आपका टॉपिकल स्टीरॉइड्स है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पेनिट्रेट करके आना ही नहीं है विट्रस कैविटी तक। बाकी जितनी भी चीज़ें थी उसमें वो सब इसमें ले सकते हैं। उसके अलावा एडिशनली अगर पेशेंट न्यूवास्कुलराइजेशन डेवलप करता है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर इसमें क्रायोथेरेपी, रेटिनल लेज़र किया जा सकता है। और अगर विट्रस हेम में जो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट डेवलप होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए विट्रेक्टमी की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, टॉक्सोप्लाज्म कौन है। ठीक है, फिर उसकी लाइफ साइकिल में 3 चीज़ें हैं, oocysts हैं, ब्रेडिज़ोइड्स हैं, टैकिज़ोइड्स हैं। इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि oocysts हम इंजेस्ट करते हैं, ब्रेडिज़ोइड्स टिश्यू सिस्ट्स हैं जो कि ब्रेन, स्केलेटल मसल, आई में हो सकती हैं, और टैकिज़ोइड्स जो हैं वो एक्टिव प्रोलिफरेटिंग फॉर्म है। ठीक है, बस इतना सा आइडिया इज़ क्वाइट अनफ।
फिर कैट्स जो इसकी हैं वो डेफिनेटिव होस्ट हैं, और जो इंटरमीडिएट होस्ट इसकी हैं वो ह्यूमंस और लाइफ स्टॉक है। ठीक। अच्छा, अब ट्रांसप्लेसेंटल मदर टू फीटस जो इसकी ट्रांसमिशन होती है वो टैकिज़ॉइड्स फॉर्म में होती है। ये आई डोंट नो उस जटोई में लिखा हुआ है या नहीं, लेकिन ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन किस फॉर्म में होती है। ठीक है। फिर आ जाता है इसका कि इसका किस किस फॉर्मेट में होती है। डिजीज़ कंजेनिटल हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है, और रिकरेंट रेटिनोकोरोइडाइटिस हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब जो कंजेनिटल फॉर्म है उसमें एक सैबिन स्ट्राइड होता है। इसका भी शायद जतोई में नहीं लिखा, बट दिस कैन स्टिल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं: हाइड्रोसेफेलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन और रेटिनोकोरोइडाइटिस। ठीक है। फिर इसमें होता है फाइंडिंग्स में एक पंच्ड आउट पिगमेंटेड स्कार। ये देखो, इस तरीके से एक स्कार साइज का होता है। ठीक है। और जो इसकी एक्टिव लीजन होती है वो हमेशा अलोंग द स्कार होती है, वाइटिश सी, इसलिए उसको सैटेलाइट लीजन कहते हैं। तो ये एक स्कार है, ये पंच आउट जो स्कार है ये पुराना है, दिस इज़ नॉट द एक्टिव डिजीज़। लेकिन इसी स्कार के अराउंड जब कभी भी रिकरेंट होगा तो एक कोई वाइटिश सी लीजन आ जाएगी, जैसे एक ये है और एक ये है, तो ये सैटेलाइट लीजन्स हैं। फिर इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है हेडलाइट इन द फॉग विट्राइटिस। इसका क्या मतलब है कि इसमें विट्राइटिस इतना सवेयर होता है, यानी विट्रस के अंदर सेल्स इतने ज़्यादा हैं कि पीछे जो वाइटिश लीजन रेटिना के ऊपर है ना, वो हमें ऐसे नज़र आ रही होती है जैसे फॉग में गाड़ी की हेडलाइट्स। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर साइन को हेडलाइट इन द फॉग विट्राइटिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बाकी और जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन सबको किसी भी चीज़ को कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस दिस इज़ क्वाइट एनफ। कराना क्या टेस्ट, टॉक्सिकोसिरोलॉजी करानी है सिंपली। ट्रीटमेंट इसकी बाकी सब कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिपल थेरेपी होती है, उसमें सिस्टमिक स्टीरॉइड्स, pyrimethamine, सल्फाडाइजिन, ये 3 ड्रग्स कॉम्बिनेशन में देनी है। इनमें से कोई सी भी अकेले देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा, फिर है एंडोफ्थल्माइटिस। एंडोफ्थल्माइटिस का क्या मतलब है कि वैस्कुलर और न्यूरल कोट की इन्फ्लेमेशन। शुरू में मैंने बताया था 3 कोट्स हैं, फाइब्रस, वैस्कुलर और न्यूरल। तो अगर इनर 2 कोट्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो वो एंडोफ्थल्माइटिस है। बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है। कॉजेज़ इसके एक्सोजेनस भी हो सकते हैं, एंडोजेनस भी हो सकते हैं। एंडोजेनस का मतलब है ब्लड स्ट्रीम से आनी है, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हुई है, डेंटल इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई है, जीआई इन्फेक्शन है, जॉइंट इन्फेक्शन है, उसके ऑर्गेनिजम्स ब्लड स्ट्रीम से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ सकते हैं। ठीक है। एक्सोजेनस का क्या मतलब है कि कोई आई में परफोरेटिंग ट्रॉमा हुआ है, कॉर्नियल अल्सर था, कोई इंट्राओक्युलर सर्जरी जैसे कैटरेक्ट सर्जरी, ग्लाकोमा की सर्जरी हुई है, कोई ट्रेक्टमी हुई है, इस सब के बाद कोई ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ और उसने करा दिया। ठीक है। साइंस इसमें वही यूवीआइटिस वाले हैं, बस उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है, सिवियर पेन, सिवियर रेडनेस एंड सिवियरली डिक्रीज्ड विजन। ठीक है। साइंस भी इसमें वही है, कंजंक्टिवल कंजेशन है। कॉर्नियल इसमें हेज मिलता है, एसी और विट्रस दोनों में डेंस एक्सिडेशन मिलती है, यानी लिटरली ऐसा लगता है कि एंटीरियर चेंबर के अंदर भी और विट्रस कैविटी के अंदर भी पस भरी हुई है। ठीक है। और ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा एक्सिडेशन है तो लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स तो आपकी रेटिना से रिफ्लेक्शन ही होती है ना लाइट की, तो जब इतनी पस है तो उसके थ्रू लाइट तो नहीं तो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आना, तो लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स होता है। ट्रीटमेंट में इसमें मेन स्टे जो होता है वो इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक्स होती हैं। बाकी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ओरल दी जाती हैं, आईवी दी जाती हैं, लेकिन उन सब का उतना फ़ायदा नहीं है। मेन जो फ़ायदा है वो इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक्स का है। इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक्स में जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो सेफ्टाज़ोडीन और वैंकोमाइसिन यूज़ करते हैं। वैंकोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव कवरेज देता है, सेफ्टाज़ोडीन जो है वो ग्राम नेगेटिव कवरेज देता है। 2 mg पर 0.1 ml इसकी डोज़ है। फिर दूसरा हमारे पास एमिकेसन है, उसमें 0.4 mg पर 0.1 ml डोज़ है। ये डोजेजेस याद होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा फिर इसमें विट्रेक्टमी करते हैं। अगर इंटरवेटल एंटीबायोटिक्स से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो विट्रेक्टमी कर देते हैं। विट्रेक्टमी करने का मकसद क्या है कि जितना भी प्यूरिलेंट एक्सुडेट विट्रस में मौजूद है, जो फोकस ऑफ इन्फेक्शन है, उसको पूरा क्लियर कर दिया, तो फिर इस तरीके से इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। टॉपिकल फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक्स, इसका क्या मतलब है कि प्लेन एंटीबायोटिक्स जो आती हैं, ड्रॉप्स आते हैं हमारे पास, वो नहीं देने, उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करके, स्ट्रेंथन किस तरीके से करते हैं उसको छोड़ दो, लेकिन स्ट्रेंथन करके फोर्टिफाई करके खुद प्रिपेयर करके दिया जाता है। स्टीरॉइड्स जो देते हैं वो जो साथ इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, और साइक्लोपेजिक्स वही पेन रिलीफ के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पैनोप्थेल्माइटिस पे। पैनोप्थेल्माइटिस सिंपली क्या है, अब तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हो गई हैं। एंडोप्थेल्माइटिस में 2 लेयर्स थी, इसमें तीनों लेयर्स हैं। अब तीनों लेयर्स में आखिरी लेयर हमारी स्क्लेरा है, स्क्लेरा के साथ मसल्स अटैच्ड हैं, तो ऑब्वियसली अगर मसल्स अटैच्ड हैं तो इसका मतलब है कि जब भी आई मूव होगी तो पेन होगा, और मूवमेंट्स उस पेन की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होंगी। तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है।
फिर मार्क लेडेरीमा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो एंडोथर्माइटिस में भी होता है बस, और जितने भी साइंस एंडोथर्माइटिस वाले हैं वो मज़ीद सेवेरिटी के साथ इसमें मिलते हैं, तो इसलिए लिख दिया। ठीक है, इसमें भी सारी ट्रीटमेंट वही है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स पर्टिकुलरली दी जाती हैं, और अगर कुछ भी किसी चीज़ पर रिस्पॉन्ड ना करे तो ईवेसरेशन करते हैं। ये ईवेसरेशन एंडोथर्माइटिस में भी अगर किसी चीज़ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस भी ये पर्टिकुलरली पैन ऑफ की नहीं है, ये एंड ऑफ में भी यही चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? ऑर्बिटल सेरेलाइटिस, यानी पहले तो आई के अंदर कन्फाइंड थी इन्फेक्शन, वो अगर थ्रू आउट दी ऑर्बिट कैविटी से स्प्रेड कर जाए तो ऑर्बिटल सेरेलाइटिस है। फिर क्या हो सकता है कि जो ऑर्बिट की आपका वीनस ड्रेनेज है वो आपका डायरेक्टली कैवर्नस साइनसिस के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्रेन में डायरेक्टली मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस हो सकता है। या तो ये दोनों जो हैं ये इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, बिकॉज इफ़ दे आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली द पेशेंट कैन एंड अप विद लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस, इसलिए इसको देखना होता है। ठीक है, फिर आप लोगों की बुक में एक चीज़ दी हुई है सिम्पैथेटिक ऑफ्थेल्मिया। इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बायलैटरल कंडीशन है, ग्रेन्युलोमैटिस है और पैन यूवियाइटिस है, यानी सारे का सारा यूवियल ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। होता क्या है कि एक आंख में कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई या फिर रेयरली कोई इंट्राओक्यूलर सर्जरी हुई, जिस आंख में हुआ उसको ट्रॉमेटाइज्ड एक्साइटिंग आई कहते हैं, उसकी वजह से दूसरी आई में जो कि सिंपथाइजिंग फेलो आई है यूवियाइटिस हो गया। यानी एक तो एक्चुअली एक्साइटिंग आई थी उसमें तो यूवियाइटिस हो ही रहा है, उसके साथ जो दूसरी सिंपथाइज करी है आए उसमें भी हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि जो यूवियल एंटीजेंस एक्सपोज हुई हैं उसको इम्यून रिएक्शन है, जिसकी वजह से दोनों आंखों में मसला आ रहा है। ठीक है, इसमें जतोई में जो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखी हुई हैं उन सबको छोड़ दो, सिर्फ क्या याद रखना है, डेलन ब्रुक्स नोड्यूल्स क्या होते हैं। ये होते हैं ग्रैन्युलोमास बिटवीन आरपीई एंड ब्रुक्स मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करनी है, अगर हो चुका है पेशेंट को तो फिर तो आप टॉपिकल और सिस्टमिक स्टीरॉइड्स दोगे। ठीक है, अभी अगर हुआ नहीं है, कोई सिवियरली ट्रॉमेटाइज्ड आए है और हमें लग रहा है कि ये सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्मिया डेवलप कर सकती है, तो विद इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ ट्रॉमा उसकी ई न्यूक्लिएशन करते हैं। मतलब ये सिवियरली ट्रॉमेटाइज्ड आई का मतलब ये है कि उसमें कोई विजुअल पोटेंशियल नहीं है, उसका कोई कंट्रोल बचने का कोई चांस नहीं है, तो इन दैट केस फिर ये किया जाता है, तो फिर उसको नहीं डेवलप होगा। फिर आ जाते हैं फ्यूक्स यूवियाइटिस पे। फ्यूक्स यूवियाइटिस भी यूवियाइटिस की एक स्पेसिफिक टाइप है, यूनिलैटरल कंडीशन होती है, यूजुअली एसिम्टोमेटिक होती है, कभी कभी फ्लोटर्स के साथ या जब वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं तो ब्लरिंग के साथ पेशेंट आ सकता है। साइंस इसमें क्या है, क्रॉनिक यूवियाइटिस की तरह ये भी वाइट आई होती है, इसमें केपीज़ का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसको स्टेलेट केपीज़ कहते हैं। पहले जो हमने केपीज़ की पिक्चर देखी थी वो इंफीरियरली कंसनट्रेटेड थे, इसमें डिफ्यूजली स्कैटर्ड होते हैं और स्टार शिफ्ट होते हैं। ठीक है, इसको स्टेलेट केपी स्कैटर्ड डिफ्यूजली कहते हैं। फिर इसमें एंटीरियर चेंबर जो है वो क्वाइट होता है, इसका क्या मतलब है कि इवन जब ये सारे साइंस इसमें मौजूद हैं उस वक्त भी एंटीरियर चेंबर के अंदर कोई फ्लेयर कोई सेल्स कुछ भी मौजूद नहीं होता। इसी तरीके से इसमें कोई पोस्टीरियर साइन एक ही नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक और फाइंडिंग है आइरिस हीट्रोक्रोमिया। उसका क्या मतलब है कि दोनों आंखों में आइरिस का कलर डिफरेंट है, जो आंख हाइपोक्रोमिक होती है वो बेसिकली अफेक्टेड आई होती है। ठीक है, फिर विट्रस ओपेसिटीज़ इसमें हो सकती हैं, मतलब नॉट जस्ट सेल्स, एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड ओपेसिटीज़ होती हैं और उसी की वजह से ये फ्लोटर्स की कंप्लेंट भी आती है। फिर इसमें एक और फाइंडिंग हो सकती है एंगल नियोवास्कुलराइजेशन। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लिकेशन है इसकी सिंपली कैटरेक्ट और ग्लाकोमा, और इसकी ट्रीटमेंट ये है कि पहले आप इस इनमें से किसी भी स्टेज पे कैच करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जिसका कैटरेक्ट और ग्लाकोमा होगा तो आपने वो उसको ट्रीट करना है, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, अदर देन दैट यू कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट। और अगर विट्रस ओपेसिटीज़ हैं तो फिर विट्रेक्टमी करनी है। ठीक है, अच्छा, फिर आखिरी चीज़ जो आपकी बुक में लिखी हुई है, ये वैसे कोई बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको पढ़ना है जैसे बस कुछ चीज़ें याद रख लें कि इडियोपैथिक कंडीशन है, सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, बायलैटरल है, HLA-B27 और DR2 के साथ एसोसिएटेड है। इसमें प्लेकॉइड लीजन्स होती हैं पोस्टीरियर पोल पे। प्लेकॉइड का मतलब क्या होता है, प्लेट लाइक, मतलब फ्लैट प्लेट लाइक वाइटिश सी लीजन्स आपको पोस्टीरियर पोल पे मिलती हैं। ठीक है, और एफएफए में कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है कि अर्ली हाइपोफ्लोरेसेंस होती है और लेट हाइपरफ्लोरेसेंस होती है। ये अगर कुछ भी याद नहीं रहता तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी को पढ़ना है तो फिर ये चीज़ें जो है उसको पर्टिकुलरली याद रहनी चाहिए। ठीक है, यूवियाइटिस तो आपका यहाँ पे एंड हो गया। अब इस चैप्टर में यूवियाइटिस में मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं सिर्फ अगर ये भी कर लो तो दिस वुड बी इनफ टू क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एपिस्क्लेराइटिस पे। थोड़ा मैं स्पीड से इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की डिजिटल लाइब्रेरी में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ पे पीछे काफ़ी डिस्टर्बेंस है, एंड फॉर सम रीज़न दे आर नॉट एबल टू कीप देमसेल्व्स क्वाइट। ठीक है,
अच्छा, अब एपिस्क्लेराइटिस स्क्लेराइटिस में ये है कि ये तो मैंने पहले ही बताया है कि जो आउटर मोस्ट कोट है दैट इज स्क्लेरा पोस्टीरियर 5-6, तो ये जो ब्लू है दिस इज कॉर्निया, दिस ये वाला पार्ट स्क्लेरा है, ठीक है। स्क्लेरा की जतोई में काफ़ी लंबी चौड़ी एनाटमी दी हुई है, उसमें से मेन जो बात याद रखने की चीज़ है वो ये है कि आउटर मोस्ट इज एपिस्क्लेरा, फिर अंदर स्क्लेरल स्ट्रोमा, फिर लेमिना फस्का, ठीक है। अच्छा, अब ये जतोई में चार्ट दिया हुआ है बिल्कुल एंड में, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से याद कर लो, फिंगर टिप्स पे आपके हो ऐसे कि कोई सोते में से भी उठाए तो आपको ये चीज़ याद हो, तो फिर आगे बाकी सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस का डिफरेंस। पहली चीज़ क्या है कि ऑनसेट वाइज एपिस्क्लेराइटिस थोड़ा सडन प्रेजेंट करता है, स्क्लेराइटिस थोड़ा ग्रेजुअली डेवलप होता है। पेन वाइज एपिस्क्लेराइटिस माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, पेशेंट उसको काफ़ी दिन तक इग्नोर करता है, जब कॉन्स्टेंटली उसकी आँख रेड रहती है तो फिर वो आके दिखाता है। लेकिन स्क्लेराइटिस में यूजुअली पेन इतना सिवियर होता है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता, उसको आके दिखाना ही पड़ता है। सिस्टमिक एसोसिएशंस का ये है कि एपिस्क्लेराइटिस स्क्लेराइटिस दोनों के साथ हो सकती हैं, लेकिन दे आर मोर फ्रीक्वेंट इन स्क्लेराइटिस, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ लीजन का मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेम्ड एरिया है उसको अगर हम कॉटन बड से मूव करना चाहें तो वो मूव होता है या नहीं होता। तो एपिस्क्लेराइटिस में चूँकि एपिस्क्लेरा है और उसके नीचे स्क्लेरा अलग लेयर है, तो एपिस्क्लेराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिस्क्लेरल लेयर, तो वो मूव हो जाती है ओवर द स्क्लेरा। लेकिन स्क्लेराइटिस में तो स्क्लेरा खुद ही इन्वॉल्व है, तो ऐसी कोई मूवमेंट मिलती नहीं है हमें, ठीक है। विजन का क्या है कि एपिस्क्लेराइटिस में तो कभी भी अफेक्ट नहीं होती, स्क्लेराइटिस में अगर साथ कॉर्निया अफेक्ट होता है तो, या फिर पीछे पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस है और फंडस में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अफेक्ट हो सकती है। एपिस्क्लेराइटिस को कुछ भी ट्रीट नहीं करोगे तब भी रिजॉल्व हो सकती है, लेकिन स्क्लेराइटिस को हमेशा ट्रीटमेंट चाहिए होती है। फिर एक है फेनाइलेफ्रीन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं 2.5% फेनाइलेफ्रीन ड्रॉप्स होते हैं, वो इंजेक्ट किए जाते हैं आँख में, इंस्टिल किए जाते हैं। उससे अगर वेसल्स ब्लांच हो जाती हैं, पूरा इन्फ्लेम्ड एरिया वाइट हो जाता है, तो फिर ये एपिस्क्लेराइटिस है, और अगर नहीं ब्लांच होता तो स्क्लेराइटिस है। इसका रीज़न ये है कि दोनों का जो प्लेक्सस है ना वो अलग है, एपिस्क्लेराइटिस का स्क्लेरल वेसल्स का प्लेक्सस अलग है और स्क्लेराइटिस वाला का अलग है। ये थोड़ी सी जो एनाटमी लिखी हुई है जो तो अगर उसको देखेंगे आप लोग तो समझ आ जाएगा, ठीक है। एपिस्क्लेराइटिस की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, स्क्लेराइटिस की हो सकती हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब वही सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं इसको। एपिस्क्लेराइटिस इज़ मोर कॉमन, स्क्लेराइटिस इज़ लेस कॉमन। सेल्फ रिजॉल्विंग हम पहले ही बात कर चुके हैं। रिकरेंट अक्सर रिकरेंट होता है, ठीक है। सिस्टमिक एसोसिएशंस हो सकती हैं। कंप्लेन क्या होती है, रेडनेस होता है और माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है। इन्फ्लेम्ड टिश्यू इज मूवेबल ओवर डीपर टिश्यू, वेसल्स कंस्ट्रक्ट विद 2.5% फेनाइलेफ्रीन। टाइप्स पता होनी चाहिए, सिंपल है और नॉड्यूलर है। सिंपल में फिर डिफ्यूज़ और सेक्टोरल है। ये देखो, ये जैसे डिफ्यूज़ पूरा एपिस्क्लेरा रेड हुआ हुआ है, ठीक है। ये एक सिर्फ सेक्टर रेड हुआ हुआ है, ये दोनों हो गए सिंपल आपके, और इसमें एक नोड्यूल बना हुआ है, ठीक है। तो ये नोड्यूलर स्क्लेराइटिस हो गया, ये सिंपल डिफ्यूज़ एपिस्क्लेराइटिस हो गया, और ये सिंपल सेक्टोरल एपिस्क्लेराइटिस हो गया, ठीक है। ट्रीटमेंट वैसे तो सेल्फ रिजॉल्विंग है, कुछ भी नहीं देनी, लेकिन अगर आ जाता है पेशेंट आपके पास तो आप उसे क्या बताएंगे, कूल कंप्रेसर्स यानी आइस पैक्स रखें, रेफ्रिजरेटेड आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करें, उससे थोड़ा उसका डिस्कम्फर्ट रिलीफ होगा। वीक टॉपिकल स्टेरॉइड कुछ देर के लिए दे सकते हैं, और अगर पेन अनबियरेबल है, थोड़ा ज़्यादा है, कुछ लोगों का पेन थ्रेशोल्ड ऐसा होता है कि उनसे नहीं होता टॉलरेट, तो फिर आप उनको ओरल एनसिड्स दे सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम स्क्लेराइटिस पे। स्क्लेराइटिस इज़ लेस कॉमन देन एपिस्क्लेराइटिस। अच्छा खासा पेनफुल होता है, सो मच सो कि द पेशेंट वेक्स अप फ्रॉम स्लीप, ठीक है। फिर इसमें एक पर्पलिश ह्यू होता है, जैसे पहले हमने ये देखे है ना, इसमें देखो एक रेडिश सा कलर है, इसमें क्या होता है थोड़ा पर्पल सा टेंज आ रहा होता है। वजह क्या है कि डीपर वास्कुलर प्लेक्सस इन्वॉल्व है, तो वो थोड़ा कलर का फ़र्क आता है, ठीक है। फिर इन्फ्लेम्ड एरिया इज़ नॉट मोबाइल, वेसल्स डू नॉट कंस्ट्रिक्ट विद फेनाइलेफ्रीन। टाइप्स क्या हैं इसकी, ये क्लासिफिकेशन अगेन पता होनी चाहिए। इसमें इंटीरियर है और पोस्टीरियर है। इंटीरियर में फिर नॉन नेक्रोटाइजिंग है और नेक्रोटाइजिंग है। नॉन नेक्रोटाइजिंग में वही डिफ्यूज़ या नॉड्यूलर जैसे हमने पहले बात की है, और नेक्रोटाइजिंग में विद या विदाउट इन्फ्लेमेशन। इसमें जो विदाउट इन्फ्लेमेशन है ना, उसको स्क्लेरोमलेशिया परफरेंस भी कहते हैं, एंड दिस इज टिपिकली सीन इन ओल्ड वुमेन विद लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें लंबी चौड़ी कहानियाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ये लाइन पता होनी चाहिए कि नेक्रोटाइजिंग विदाउट इन्फ्लेमेशन इज स्क्लेरोमलेशिया परफरेंस, एंड इट्स टिपिकली सीन इन ओल्ड वुमेन विद लॉन्ग स्टैंडिंग आर ए इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है।
अच्छा, ये भी एक नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस की पिक्चर है। इसमें आप देखो कि नेक्रोस हो के पूरा ये एवास्कुलर एरिया हो गया रिलेटिवली, और यहाँ से जैसे लग रहा है स्लफ ऑफ हो रहा है स्क्लेरा, ऐसी पिक्चर आ जाती है। ठीक है, फिर जब वो स्क्लेरा जब अफेक्ट होता है, स्लफ ऑफ होता है, तो फिर थिन हो जाता है। थिन होता है तो नीचे से यूवियल ट्रैक्ट जो कि हमारा पिगमेंटेड है वो शो होना शुरू होता है, तो इस तरीके से ब्लैक अपीयरेंस आती है। ये है हमारा नेक्रोटाइजिंग विदाउट इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है कि आप देखो कोई रेडनेस नज़र नहीं आ रही, इन्फ्लेमेशन कोई भी नहीं है, लेकिन नेक्रोसिस की वजह से स्क्लेरा थिन हो गया है और पूरा अंडरलाइन यूविया नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, कॉजेज स्क्लेराइटिस के क्या है? उसमें सिंपली इम्यून मीडिएटेड होता है, और इन्फेक्शियस में तो ये 5 इन्फेक्शन, टीबी, सिफिलिस, लाइम, हर्पीस, लेप्रोसी, ये याद कर लो। ठीक है। इम्यून मीडिएटेड में जो सबसे कॉमन है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। उसके अलावा वेजिनल रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, पोस्ट सर्जरी। पोस्ट सर्जरी में क्या है कि ट्रीजियन की सर्जरी की, स्ट्रेबिस्मस की सर्जरी की, ट्रेबिकुलेक्टमी की सर्जरी की, कोई भी ऐसी सर्जरी की जिसमें आपने स्क्लेरा के साथ कोई छेड़छाड़ की, तो उसमें अगर टेंडेंसी है पेशेंट में तो वो स्क्लेराइटिस डेवलप कर सकता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटीरियर स्क्लेराइटिस पे। उसमें हमारे पास क्या है? कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट। ये तो अब कॉर्निया में क्या हो सकता है उसको छोड़ दो, लेकिन कॉर्निया बहरहाल इन्वॉल्व हो सकता है। फिर साथ ही तो यूवियल ट्रैक लगा हुआ है, तो एंटीरियर यूवियाइटिस हो सकता है। एंटीरियर यूवियाइटिस होगा तो ऑटोमेटिकली ग्लोकोमा का अफेक्ट हो सकता है। ठीक है। फिर स्क्लेरल मेल्टिंग, जाहिर सी बात है स्क्लेराइटिस है तो स्क्लेरा ने तो अल्टीमेटली मेल्ट होना ही है, और जब स्क्लेरा मेल्ट होगा तो स्टेफलोमा बन सकता है। स्टेफलोमा का क्या मतलब है कि यूवियल टिश्यू बल्ज करता है। ये जैसे नज़र आया ना, ये स्टेफलोमा ही कहलाता है कि आपका स्क्लेरा इतना थिन आउट हो गया है वहाँ से कि वहाँ से यूवियल टिश्यू बल्ज कर रहा है, तो दिस इज़ नोन एज स्टेफलोमा। ठीक है। फिर आ जाते हैं पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस पे। ये क्या है? बायलैटरल होता है 35% में। इसमें पेन और विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट। साइंस इसमें क्या होते हैं? अब ये पोस्टीरियरली हो रहा है ना, तो पोस्टीरियरली आपका कोरोइड और रेटिना है, तो कोरोइड है तो कोरोइडल फोल्ड्स हो सकते हैं, कोरोइडल डिटैचमेंट हो सकते हैं। रेटिना है तो एक्सिडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। ये आपने कल रेटिना वाले लेक्चर में पढ़ा होगा कि डिटैचमेंट की तीन टाइप्स हैं, तो उसमें से जो एक्सिडेटिव टाइप है वो इसमें हो सकती है। फिर डिस्क पीछे है तो डिस्क एडिमा हो सकता है। मायोसाइटिस इस मसल्स की इन्फ्लेमेशन, वो क्यों होगी? क्योंकि स्क्लेरा के साथ ही अटैच्ड हैं आपके सारे मसल्स। मायोसाइटिस हो सकता है। प्रोप्टोसिस क्यों? क्योंकि स्क्लेरल एडिमा जब अच्छा खासा होता है तो आई बल्ज कर सकती है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा, वही बात कि अगर अच्छी खासी इन्फ्लेमेशन है तो लिड्स वगैरह पूरी एडिमेटस हो सकती हैं। ठीक है। फिर इसमें आ जाता है टी साइन ऑन बी स्कैन। ये किस तरह दिखता है? इस तरीके से ये बी स्कैन है। इसमें जो ये टी का स्टेम है ना, ये ऑप्टिक नर्व का शेडो है। ठीक है। ये वाइट पार्ट दिस इज स्क्लेरा, इसके पीछे ये जो ब्लैक एरिया थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये हमारी टी का ऊपर का वो है। ठीक है। दिस ब्लैक एरिया इज बिकॉज ऑफ पेरीस्क्लेरल एडिमा। जो फ्लूइड एडिमा है ना, वो ये शेडो दे रहा है। तो जब स्क्लेराइटिस, पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस होता है तो ये टी साइन मिल सकता है। ठीक है। फिर क्या होता है? सीटी स्कैन में स्क्लेरल थिकनिंग मिल सकती है। यूजुअली वैसे सीटी स्कैन कराना नहीं पड़ता, लेकिन बुक में था तो मैंने डाल दिया। इसमें इस तरीके से स्क्लेरा पोस्टीरियरली थिकन मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन, अब रिकरेंट एपिस्क्लेराइटिस हो या एंटीरियर स्क्लेराइटिस हो या पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस हो, कुछ भी हो, इन्वेस्टिगेशन वंस अगेन सेम करानी है। इसमें कोई अलग से हर किसी की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें वही सीबीसी आपके इन्फेक्शियस कॉजेज़ को रूल आउट कर देगी, ईएसआर सीआरपी आपके इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ को रूल आउट कर देगी। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी हमने इसलिए कराई कि वो जितनी भी आपकी ऑटो इम्यून कंडीशंस है उसमें आ जाएगी पॉजिटिव। एएनसीए एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी आपकी वेजिनर्स में आ जाएगी। एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड और रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, ये दोनों रूमेटॉइड के लिए हैं। हेपेटाइटिस बी के एंटीजन जो करा रहे हैं वो आपकी पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में पॉजिटिव आ सकती है। फिर सिफिलिस की सीरोलॉजी, ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट, चेस्ट साइनस की इमेजिंग वेजिनर के लिए हो रही है। जॉइंट इमेजिंग जो है वो आपके रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस के लिए हो रही है। ठीक है। तो इसमें वही कि बेसिक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यही वाली हैं। फिर जब उसमें पर्टिकुलर कोई कॉज आपको लग रहा हो, सिस्टमिक फाइंडिंग्स ऐसी मिल रही हो, तो फिर आप उस हिसाब से उस पर्टिकुलर डिजीज़ को एक्सप्लोर करते हो। ट्रीटमेंट क्या देनी है स्क्लेराइटिस की? इसमें आपने टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। माइल्ड अगर डिजीज़ है तो उसमें थोड़ा सा कंफर्ट मिल सकता है। सिस्टमिक एंसेसिस में लाजमन देने पड़ते हैं क्योंकि पेन इतना होता है कि वो वैसे कंट्रोल नहीं होता। पेरी ऑक्यूलर स्टीरॉयड इंजेक्शन तब दे सकते हैं जब नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस हो। अगर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस है तो पेरी ऑक्यूलर स्टीरॉयड नहीं देना, अदरवाइज आई परफोरेट कर सकती है। ठीक है। ये वही वाली चीज़ है जो यूवियाइटिस में भी हमने बात की थी ना, पोस्टीरियर सबटेनॉन इंजेक्शन, एग्जैक्टली वही इंजेक्शन है ये, और ये सिर्फ नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस में दे सकते हैं। फिर अगर मजीद सवेयर है डिजीज, सिस्टमिक स्टीरॉइड्स दिए जा सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म सिस्टमिक स्टीरॉइड्स देने हैं तो इम्यूनोसप्रेसिव्स पे शिफ्ट कर दो पेशेंट को। और अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो फिर स्पेसिफिक उसके लिए ट्रीट करो।
ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, अब ये है कि ये यूवेइटिस और स्लेराइटिस का चैप्टर था। ठीक है, इसमें जितनी चीज़ें हैं सिर्फ इसको थॉरली कर लो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल काफ़ी है। अगर इसमें अनफॉर्चुनेटली लाइव सेशन तो नहीं हो सका, तो आई होप कि रिकॉर्डिंग सही हुई हो, सारी चीज़ें समझ आ गई हो। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट, यू गाइस कैन रीच मी आउट देयर। वरना फिर जो आपका ये स्ट्रीम है इस पर क्वेश्चन पुट अप कर दो, तो वहाँ पर भी कोशिश की जा सकती है कि उसको आंसर किया जाए। ठीक है, थैंक यू।